जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स का भंडार है, अगर आप उससे पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अभी आपको पेमेंट करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, आपकी सैलरी से ज़्यादा आपकी ईएमआई हो चुकी है या फिर आप ईएमआई का अमाउंट किसी भी कारणवश नहीं भर सकते, तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बैंक आपके साथ या फिर एनबीएफसी कंपनियां, ये जो लोन ऐप्स हैं, वो आपके साथ क्या कर सकती है, पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। और साथ साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। पूरे 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा किन किन तरीके के लोगों को डाउट्स सबसे ज़्यादा मन में रहते हैं और क्या असल में वो सही है या फिर वो डाउट्स गलत हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड। भले ही कुछ भी हो, लोन डिफ़ॉल्ट होने का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर लोन के बारे में, जिसमें कि मेनली 3 टाइप्स के लोन के बारे में मैं आपको आज डिटेल बताने वाला हूँ। एक एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हर स्टेप को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक के पीएल के बारे में, बैंक का पर्सनल लोन। दूसरा हम लोग बात ये करते हैं ऐप या फिर एनबीएफसी के लोन के बारे में। जितने भी ऐप लोन है वो सभी के सभी एनबीएफसी से दिए जाते हैं और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी एनबीएफसी कंपनीज भी है जो लोन देती है, जैसे बजाज हो गई, पूनावाला हो गई। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। तीनों में मेनली आपको क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको अभी मेंशन कर देता हूं। क्रेडिट कार्ड जो मिलता है इसमें आपका किसी तरीके का ईसीएस वगैरह ऑन नहीं होता है और ना ही कुछ भी बाउंस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात करते हैं ऐप और एनबीएफसी की। इसमें से काफ़ी ऐप है जो ईसीएस एक्टिवेट करती है और काफ़ी ऐसी ऐप है जो आपको ईसीएस एक्टिवेट नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉन ईसीएस, यहाँ पे भी नॉन ईसीएस है, यहाँ भी ईसीएस एक्टिवेट नहीं किया जाता। अब अगर हम लोग बात करते हैं बैंक के पीएल के बारे में, तो बैंक के पीएल में आपको ईसीएस हमेशा एक्टिवेट किया होगा और आपको काफ़ी बार चेक भी दिया रहेगा। काफ़ी बार आपको बैंक के पर्सनल लोन में चेक भी बैंक वाले रखते हैं गारंटी के तौर पे। मेनली यही तीनों चीज़ें हैं जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि क्या वो एनबीएफसी या फिर क्या वो बैंक कोई एक्शन आपके ऊपर ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है। अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं लोन के डिफ़ॉल्ट होने से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं लोन के डिफ़ॉल्ट होने से। जैसे ही आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, फर्स्ट मंथ में आपका रहेगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में रहता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब आपकी फर्स्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, फर्स्ट ईएमआई से लेके पूरे महीने तक में आपका जो लोन अकाउंट होगा वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 होगा। SMA 0 इसको कहा जाता है। और ऐसे में जो रिकवरी प्रोसेस होती है इसमें ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ कॉल्स ही आती है। ऐसे में क्या होगी, ज़्यादातर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल्स आती है और कुछ एनबीएफसी और बैंक विजिट्स भी करती है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ ही एनबीएफसी वगैरह है जो विजिट्स करती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको कॉल्स देखने के लिए मिलेंगे। जब आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट होता है तो हम इसे बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और ये होता है सेकेंड मंथ में, जब यानी आपकी दूसरी ईएमआई लगातार बाउंस कर गई। अगर आपने 2 ईएमआई लगातार बाउंस कर गई तो ऐसे में क्या होंगे, कॉल्स के साथ साथ विजिट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड मंथ में विजिट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉल के साथ साथ कंपनी और या बैंक विजिट्स के लिए अपॉइंट कर देती है। ज़्यादातर ऐसा होता है बैंक के पर्सनल लोन में और क्रेडिट कार्ड्स के, और जो बड़ी बड़ी एनबीएफसीज है इन सभी में आपको अपॉइंट कर देते हैं कि अब विजिट्स के लिए लोगों को इनके घर पे भेजो। हमेशा विजिट्स डिपेंड करती है रिकवरी एजेंसीज वहाँ उपलब्ध है कि नहीं। ज़्यादातर जो रिमोट एरिया होता है, विलेज एरिया होता है, इसमें बैंक की पहुंच नहीं होती है और बैंक रिकवरी एजेंसीज को अपॉइंट वहाँ नहीं कर पाती है, इस वजह से वहाँ नहीं आते हैं। और बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे लोगों को ढूंढना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह भी बैंक किसी भी तरीके से रिकवरी वगैरह को अपॉइंट नहीं कर पाती है विजिट करने के लिए। अब अगर थर्ड बात करते हैं, थर्ड ईएमआई जब आपकी बाउंस होंगी तो इसे हम लोग बोलेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 और ये होती है थर्ड मंथ में। ये क्या होगा, ये होगा थर्ड मंथ में, ठीक है। ये तीसरे मंथ में होगा। यहाँ पे ज़्यादातर आपको कॉल्स और आपको एक ईएमआई के लिए प्रेशर किया जाता है। थर्ड ईएमआई बाउंस होने के बाद
एक ईएमआई के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, क्योंकि इसी के बाद स्टार्ट होता है लोन अकाउंट का एनपीए। एनपीए समझेंगे, एनपीए की बात की प्रक्रिया भी समझेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे ही आपका 3rd मंथ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक ईएमआई के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाएगा। और बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बैंक वाले क्या करते हैं कि अपनी तरफ से ही एक ईएमआई जो है वो आपके लोन अकाउंट में जमा कर देते हैं, ताकि आपका लोन अकाउंट एनपीए होने से बचे और उसे ये 1-2 महीने और लंबे समय तक के लिए खींच सके। जैसे ही आपकी 3rd मंथ कंप्लीट हो गई, 3rd ईएमआई भी बाउंस हो जाती है। 3rd ईएमआई बाउंस होने के बाद भी आप 1 रुपये भी पे नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपने अब लगातार 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी है। और लगातार 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने के जस्ट बाद आपको मैसेज अगर आए भी और नहीं भी आए तो आपको साफ समझना है अब आपका जो लोन अकाउंट है वो हो चुका है एनपीए। अब एनपीए क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो आपका लोन है वो बैंक के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं करा रहा है, आपके लोन से बैंक को किसी तरीके का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो आपके लोन अकाउंट को अब एनपीए कर दिया गया। अब एनपीए करने के बाद की क्या प्रक्रिया है वो समझते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा है लोन डिफ़ॉल्ट होने के 3rd मंथ तक। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एनपीए के बाद किस तरीके से ये लोग किसी लॉयर को और साथ साथ में किसी 3rd पार्टी रिकवरी एजेंसी को हायर करते हैं, इसके बारे में समझिए। जैसे ही लोन अकाउंट आपका एनपीए होता है तो यहाँ पे 2 चीज़ें होना एकदम इम्पॉर्टेंट है। आपको नोटिसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, किसी लॉयर या किसी लीगल आपको फर्म के द्वारा बार बार आपको नोटिसेस देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बैंक वाले और एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड वाले 3rd पार्टी को रिकवरी के लिए दे देते हैं। कंसल्टेंसीज होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती है जिनको आपके डिटेल्स मेंशन की जाती है, जिनको आपको डिटेल्स भेज दी जाती है। अब ये 3rd पार्टी वाले आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह को निकाल के कॉल करते हैं, आपके रेफरेंस वगैरह को नंबर कॉल लगाते हैं, और अगर आपको भी कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो इनका बिहेवियर होगा वो आपको बहुत ज़्यादा एब्यूजिव देखने के लिए मिलेगा। एब्यूजिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज देखने के लिए मिल सकती है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग हो सकता है, और आपके फैमिली को लेके बहुत सारी बातें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये कब होगा, ये आपको होता है जब आपका 3 मंथ्स के आफ्टर जब लोन अकाउंट एनपीए हो गया तो 3rd पार्टी वालों को इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से लोगों का मोरल डाउन कर सकते हैं, उनको किस तरीके से आप स्ट्रेस में ला सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद ये सारी चीज़ें होना आपको स्टार्ट हो जाएंगी, एब्यूजिव बिहेवियर हो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स पे भी कॉल जा सकते हैं। ये सब कब होता है, ये सब होता है लोन अकाउंट के बाद, एनपीए होने के बाद। अब इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको नोटिस आ सकते हैं। लोन डिमांड नोटिस, सबसे पहला नोटिस जो आपको आएगा वो होता है लोन डिमांड नोटिस। उसके बाद जो दूसरा नोटिस आता है उसे हम लोग बोलते हैं लोन रिकॉल नोटिस। उसके बाद जो तीसरा आता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस। ठीक है, एक एक करके मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। ऐसी वीडियो आपको दोबारा यूट्यूब पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। पूरी डिटेल में कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो पूरी डिटेल में उसको बैंक का लोन का रिकवरी का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोन डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, और इसके अलावा ये लोग कभी कभी सेक्शन 25 या फिर 316, 318 का नोटिस भी भेजते हैं। यहाँ पे ये सारी जो नोटिसेस आते हैं ये आपको आते हैं लीगल फर्म के द्वारा या फिर किसी भी एडवोकेट के द्वारा। ये बैंक, पीएल, एप्लीकेशन और सीसी, इन तीनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों में ऐसे नोटिसेस 110% है कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में एनपी होने के जस्ट बाद आपको एब्यूजिव कॉल्स आएंगी, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जा सकती है, और आपको 3rd पार्टी वाले ज़्यादातर कोशिश करेंगे आपकी मोरल वैल्यूज़ को डाउन करने के लिए, आपको ऐसा फील कराने के लिए कि जैसे आपने चोरी की है, आपने डाका डाला है और आपने बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस तरीके की जो टेक्निक्स है, ये टैक्टिक्स है, ये हर बैंक अपनाती है अपने लोन को रिकवरी में। अब जैसे ही यहाँ पे आपको ये डेज ख़त्म होते हैं एनपीए होने के बाद भी, जब ये सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अब आपके लोन अकाउंट को हो चुके हैं 6 to 7 मंथ्स। क्या हो चुका है, लोन अकाउंट को हो चुका है 6 to 7 मंथ, यानी कि 6 से 7 महीने। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं तो 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ले लें तो 8 महीने। 8 महीने के बाद यहाँ पे आपके लोन अकाउंट को लिख दिया जाता है राइट ऑफ। अब आपके लोन अकाउंट को कर दिया बैंक ने राइट ऑफ। बैंक ने राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि बैंक ने आपके लोन को माफ़ कर दिया।
अब बैंक क्या करती है कि जो अपने अकाउंट्स उनको बनाने रहते हैं, तो जो नए नए डिफॉल्टर्स है उनके रिकवरी में ज़्यादातर अपना पावर लगाती है, और जो इनके पुराने डिफॉल्टर्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल देती है। उस कैटेगरी को बोलते हैं राइट ऑफ कैटेगरी। यहाँ पे ज़्यादातर मेंशन आपको सेटलमेंट के लिए ही किया जाता है। बार बार आपको कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लेने के लिए एनपीए के बाद भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट मुझसे वहाँ छूट गया, एनपीए के बाद भी आपको सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो आपको सेटलमेंट का परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। 40%, 30%, 20% तक नहीं आ पाता, 20 तक नहीं आता है, ज़्यादातर 40%, 30% ही मिलेगा। लेकिन जब आपका 7 से 8 महीने हो जाएंगे कंप्लीट, आपके लोन अकाउंट को जब राइट ऑफ कर दिया जाएगा, इसके बाद जो आपको सेटलमेंट का परसेंटेज मिलता है ये लगभग एवरेज में 20% रहेगा। हर बैंक का अलग अलग होता है। आईसीआईसीआई बैंक का 35% तक है, कोटक महिंद्रा बैंक का 33-32% तक है, और बहुत सारी बैंक्स है जो इनसे भी कम में करती है। अगर बैंक पीएल की बात करें तो बैंक के पीएल का जो आपको एवरेज जाएगा वो 25% का जाएगा। अगर ऐप और एनबीएफसी की बात करें तो इसका आपको 30% तक हाईएस्ट जा सकता है, और अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये ज़्यादातर 10 से 20% तक रहता है। ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट कार्ड का 10 से 20% रहेगा, ऐप एनबीएफसी का मैक्सिमम 30% जा सकता है, और बैंक पीएल का 25% तक रहेगा। ये कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं राइट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपने लोन को सेटलमेंट कराना है तो आपको अब समझ आ गया होगा कि सबसे जो बेस्ट समय होता है लोन को सेटलमेंट कराने का वो राइट ऑफ के बाद होता है। राइट ऑफ के बाद आपको अच्छे ऑफर्स बैंक की तरफ से भी मिलते हैं। आप अपनी तरफ से भी बैंक को अप्रोच करके अच्छे ऑफर्स लेके और अच्छे ऑफर्स में लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं। इतनी प्रक्रिया जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इतनी प्रक्रिया करने के बाद सेटलमेंट आप बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसी बीच में अब इसे सेटलमेंट करा लेंगे। लेकिन अभी भी 20% लोग हम लोग मान लेते हैं ऐसे हैं जिन्होंने कोई सेटलमेंट भी नहीं कराया है। नो सेटलमेंट, इन्होंने कोई सेटलमेंट भी नहीं कराया। तो अब इसके बाद क्या होगा, किसी तरीके का सेटलमेंट भी नहीं किया गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए, बैंक ने आपका ईसीएस अगर एक्टिवेट किया है तो आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ सकता है। अगर बैंक ने आपसे चेक लिया है तो 138 का नोटिस आ सकता है। और ये ज़्यादातर राइट ऑफ होने के बाद ही बैंक वाले ऐसा करते हैं। लगभग कोई बैंक आपको 2-2 साल 3-3 साल तक कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि उनका अमाउंट आपने कम डिफ़ॉल्ट किया होता है। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक्शन होगा कि नहीं। सबसे पहला चीज़ ये डिपेंड करता है कि आपने उनका कितना अमाउंट डिफ़ॉल्ट किया है, और दूसरी चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि आपने उनका कितना पैसा लिया था, उसमें से कितना पैसा आपने उन्हें वापस भरा है। इन दोनों चीज़ों पे, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बैंक्स आपके ऊपर एक्शन लेगी या नहीं लेगी। अगर ईसीएस लगा है तो सेक्शन 25 का नोटिस आ सकता है। अगर चेक बाउंस है, अगर चेक दिया है तो सेक्शन 138 का नोटिस आएगा। ये कोर्ट से समन आता है। ये क्या आता है, ये कोर्ट से समन आता है। जो लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐप लोन। ऐप लोन में कुछ एक ही लोन ऐप्स ऐसी हैं जो आपको केस करती है, जिसमें कि सबसे पहले रिंग किस्त आ जाती है। उसके अलावा लैंडिंग प्लेट है, चिन्मय फाइनेंस है, क्रेडिट प्लस है। 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको केस करती हुई दिखाई देती है एप्लीकेशंस में। बाकी एप्लीकेशंस की तरफ से कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाता है। भले ही आपने उसका ईसीएस ही एक्टिवेट क्यों ना किया हो, फिर भी किसी तरीके का एक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं जो बड़ी बड़ी एनबीएफसीज होती है, जैसे कि आपको पिरामल फाइनेंस हो गया, एल&टी हो गई, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज है। इनमें से कुछ एक एनबीएफसीज हैं जो आपके ऊपर केस फाइल कर देती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है पूनावाला का। पूनावाला का आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी आपको बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं जो केस फाइल कर देंगी, जब अगर आप इनका राइट ऑफ होने के बाद भी बिल्कुल सेटलमेंट नहीं करते हैं और पूरी तरीके से लोन को इग्नोर कर देते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट किया है और कितना अमाउंट आपने इसमें से जमा किया था। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में सिर्फ और सिर्फ कोटक, क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर कोटक ही ऐसा यहाँ पे आपको लोन अकाउंट है, जिसमें आपको सेक्शन 316 और 318 की धारा में आपको ये जो होती है ये चीटिंग और फ्रॉड की है, इसमें आपको समन आ सकता है कोर्ट से। अदर ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, भले ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख 7 लाख क्यों ना हो, क्योंकि इसमें आपने ईसीएस एक्टिवेट नहीं किया है, और ईसीएस एक्टिवेट नहीं किया सेक्शन 25 नहीं लग सकता। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 316 318 वो भी कोटक के द्वारा आ सकता है। कोटक के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड फिलहाल में ज़्यादातर एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दिए। ये हम लोगों ने बात कर लिया बैंक पीएल के बारे में,
ऐप एनबीएफसी के बारे में और सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब अगर जिनका लोन सेटलमेंट हुआ है, अब जिनका लोन सेटलमेंट हुआ है उसके सिविल पे क्या इम्पैक्ट होंगे ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिनका 1 या 2 लोन सेटलमेंट हुआ है वो अगर चाहे तो 6-7 साल बाद दोबारा भी अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं, वो सिविल हिस्ट्री से क्लियर हो सकता है। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा लोन सेटलमेंट हो चुका है, जिनका 12-15 लोन सेटलमेंट हो गया, उनके लिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। उनका सिविल बाद में चल के क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपकी क्या स्थिति है, आपका कितना लोन है, इसमें से आपने कितना कितना डिफ़ॉल्ट किया है और इसमें से क्या आपको करना चाहिए। क्या आपको पहले छोटे लोन्स को क्लोज़ करना चाहिए या फिर आपको पहले बड़े लोन्स को क्लोज ये करना चाहिए, या आपकी सेटलमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, या फिर आपकी सेटलमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी। इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं कॉल, जिसका चार्ज बस इतना सा आपको देना पड़ेगा और आप आराम से बात कर सकते हैं। या आपको किसी तरीके का लीगल इलीगल नोटिस आता है, कुछ भी अगर आपको करनी है तो सिर्फ इतने सिंपली चार्ज में आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।